हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया एंजाइम की मैकेनिज्म का। देखिए, इससे पहले यदि हम बात करें तो एंजाइम है, उनकी डेफिनेशन, एंजाइम की कैरेक्टर, एंजाइम मैकेनिज्म पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। इसके बाद हमने किया एंजाइम मैकेनिज्म कि एंजाइम जो है किस प्रकार से मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है उसकी रेट पर इफेक्ट डालते हैं या कहीं उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है कि एंजाइम जो है उनके नेम, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम के नेम किस प्रकार से दिए जाएं, कि किस एंजाइम को क्या एक स्पेसिफिक नेम दिया जाए। तो इसके लिए देखें कि जो टाइम पर अलग अलग जो मेथड्स दिए गए थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यदि हम बात करते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर है, ये सभी प्रकार के नोमेनक्लेचर आज भी यूज में आते हैं, या कहें कि हर मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर किसी भी मेथड से, जो हमने यहाँ पर मेथड लिखे हैं, किसी भी मेथड से यदि नाम लिखे जाते हैं तो उनको सही माना जाता है। कि ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक मेथड से नाम लिखा एंजाइम का तो उसको गलत माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम जो लेसन करते हैं या टॉपिक करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन आएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस आएगा, जैसे नाइट्रोजन साइकिल आएगा, तो ये कुछ पार्ट ऐसे हैं जो प्लांट में जिनमें एंजाइम काफी अधिक यूज में आएंगे, और ये सभी एग्जाम्पल भी उसके अंदर यूज में आएंगे। जितने भी एंजाइम हैं उन सभी एंजाइमों के नाम वहां पर आएंगे। तो किस बेस पर एंजाइमों का नोमेनक्लेचर हुआ उसको हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में देखिए कि नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम है उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया गया। इसमें फर्स्ट स्टेप है नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। देखिए यहाँ पर कि बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, एंजाइम का जो नाम दिया गया, जो नेम एंजाइम को एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सबस्ट्रेट के बेस पर प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर ये रहता है, जो सबस्ट्रेट रहता है उस सबस्ट्रेट के बाद में एज लगा दिया जाता है। एज जो रहता है, एज जो सफिक्स रहते हैं, इसको ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी सबस्ट्रेट रहेगा उसके एंड में हम क्या करेंगे, एज जो रहेगा उस एज को ASE इसको ऐड कर देंगे और वही एंजाइम हो जाएगा। जैसे हम बात करें, एक एग्जांपल लें, जैसे यूरिया है, यूरिया पर कोई एंजाइम अपनी रिएक्शन करता है तो उस एंजाइम का क्या नाम होगा। तो यूरिया पर जो एंजाइम रहेगा, यहां पर हम ये कहें कि एंजाइम, तो ये जो एंजाइम इस यूरिया पर जो फंक्शन करेगा, तो हम ये कहें सबस्ट्रेट के बाद में एज लगा देंगे, यूरी एज, तो यूरिएज एंजाइम हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम बात करें जो दूसरे, जैसे माल्टोज है, हम ये कहें माल्टोज, इस पर रिएक्शन करने वाला जो एंजाइम रहेगा उसको कहेंगे माल्टेज। इसके बाद देखिए कि प्रोटीन पर करें प्रोटीएज, लिपिड पर करें लाइपेज। जैसे हम बात करें, जैसे लिपिड पर करें लाइपेज, तो सब के एंड में यदि हम बात करें तो जो भी एंजाइम है उनके बाद में हम ये कहें कि सफिक्स जो रहता है वो एज जो रहता है उसको ऐड करते हैं, एंजाइम का नाम हो जाता है। तो एक मेथड तो ये हुआ, काफी मतलब एंजाइमों के जो नेम है वो इसी बेस पर दिए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे और भी जो भी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो भी एंजाइम लिखे जाते हैं वो लगभग सारे ऐसे हैं। तो जैसे सेक्सिनिक एसिड पर सेक्सिनेज हुआ, फ्यूमेरेज हुआ, फ्यूमेरिक एसिड पर रिएक्शन करने वाला, सिट्रिक एसिड पर सिट्रेज हुआ। तो इस तरीके से हम ये कहें कि सभी जो एंजाइम है, उन एंजाइम है उनके नाम लिखे जाते हैं सबस्ट्रेट के बाद में एज लगा। तो किसी एंजाइम का पर्टिकुलर नाम है उसको याद रखने की जरूरत नहीं, जो सबस्ट्रेट है जहां पर रिएक्शन हो रही है उसके बाद एज लगा सकते। ये तो था फर्स्ट मेथड। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेकंड जो मेथड है, इसकी यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि नोमेनक्लेचर
बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के बेस पर। देखिए यहां पर हमने ये कहा था सबस्ट्रेट के बेस पर, यहां पर है केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उसके बेस पर। जैसे हम ये कहें कि CO2 का ऐड होना कार्बोक्सिलेज, एंजाइम कौन सा हो जाएगा? जैसे हम ये कहें कि A+B यहां पर है CO2, तो CO2 ऐड हो रहा है कार्बोक्सिलेज, और यहां पर हम ये कहें C कोई प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही यदि A+B यहां पर H2O यूज में हुआ तो एंजाइम हुआ हाइड्रोलेजेज, ये हो गया। यदि हाइड्रोजन निकलते हैं डिहाइड्रोजिनेज। तो ये कहें कि रिएक्शन के अंदर कौन सा पार्ट है वो, या रिएक्शन में क्या मेन मैकेनिज्म हो रही है। यदि CO2 जुड़ता है यानी जो मेटेरियल यानी जिस टाइप की रिएक्शन है, कार्बोक्सिलीकरण है, या फिर कहें कि जो हाइड्रोलेज टाइप की रिएक्शन है। यदि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, यदि ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेज एंजाइम, यदि रिडक्शन है तो रिडक्टेज एंजाइम, यदि दोनों यानी बोथ पार्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से यदि साथ साथ हैं तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो इस तरीके से ये एंजाइम होते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड पार्ट था ये था केमिकल रिएक्शन। अब देखिए थर्ड पार्ट आता है नोमेनकल्चर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन, यानी सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन, यानी इन दोनों को एक साथ कर दें तो वो बन जाएगा थर्ड। यानी यहां पर जो नोमेनकल्चर देंगे वो यदि हम बात करें तो किसके बेस पर, सबस्ट्रेट के बेस पर भी रहेगा और इसके साथ हम लोग केमिकल रिएक्शन पर। तो यहां पर देखिए यदि हम इसको देखें तो जैसे सैक्सिनिक एसिड रहता है, सैक्सिनिक एसिड, इस सैक्सिनिक एसिड पर कोई एंजाइम रिएक्शन करता है लेकिन हाइड्रोजन H+ आयन है वो बाहर भी निकलते हैं, H+ निकलते हैं तो डिहाइड्रोजिनेज, ये तो हुई रिएक्शन। और यदि सैक्सिनिक अम्ल पर है तो सैक्सिनेटेज, सैक्सिनेज एंजाइम सबस्ट्रेट के बेस पर, और साथ में हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो डिहाइड्रोजिनेज, तो एंजाइम हुआ सैक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर देखिए सैक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम हुआ, इसका मतलब सबस्ट्रेट सैक्सिनिक एसिड पर रिएक्शन और एंजाइम हुआ डिहाइड्रोजिनेज। यदि सबस्ट्रेट के बेस पर लिखते हैं तो यहां पर क्या करते हैं, एज लिखते हैं, रिएक्शन के बेस पर लिखते हैं तो डिहाइड्रोजिनेज। और हमने ये कहा कि नोमेनक्लेचर जो दे रहे हैं तो सबस्ट्रेट एंड केमिकल रिएक्शन दोनों पार्टों के बेस पर है, तो इसीलिए हुआ सैक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया, सैक्सिनिक एसिड पर रिएक्शन हुई है। इसी प्रकार से जैसे कोई भी जो होगी उसके अंदर कर सकते हैं, जैसे एटीपी का जुड़ना, तो यहां पर एटीपी जो है जैसे ग्लूकोज से जुड़ रहा है, 6 कार्बन की चेन है, तो हम क्या कहें कि यहां पर हेक्साकाइनेज एंजाइम रहता है, लेकिन एटीपी जुड़ रहे हैं तो हेक्सोज एटीफेज ये एंजाइम हो जाएगा। तो दोनों पार्ट है उनको एक साथ करेंगे तब हमारा ये आ जाता है थर्ड नंबर का। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर पर और देखते हैं कि फोर्थ नंबर पर जो नेम है वो किस तरीके से दिए जाते हैं। अब जो फोर्थ नंबर पर है उसको देखिए, फोर्थ नंबर का जो है इसमें ये कहा कि एक सिस्टेमेटिक एंड कोडेड नोमेनकल्चर अकॉर्डिंग टू आईयूबी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आईयूबी कि आईयूबी ने किस तरीके से नेम दिए। तो देखिए आईयूबी ने ये कहा कि यहाँ पर सिस्टेमेटिक एंड कोडेड। आईयूबी ने ये कहा कि हम जब किसी एंजाइम का नोमेनक्लेचर करें तो वह किस सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करेगा ये भी शो हो, किस टाइप की रिएक्शन हो ये भी शो हो, यानी ये पार्ट भी शो होना चाहिए, इसमें ये पार्ट भी होना चाहिए। साथ में अदर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, यानी इसके साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और इसके साथ यानी हम ये कहें कि ये जो पार्ट है इसमें थर्ड नंबर प्लस इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, इसके साथ कुछ कोड होने चाहिए। तो मेनली यदि हम देखें तो जो आईयूबी के अकॉर्डिंग हम नेम दे रहे हैं तो उसके अंदर 3-4 स्टेप। सबसे फर्स्ट सबस्ट्रेट की इंफॉर्मेशन हो, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन हो। थर्ड नंबर पर हम ये कहें कि ये जो पार्ट हुआ है इसके साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके साथ कुछ एक कोड वर्डिंग भी यूज में लेंगे। तो इस तरीके से हम ये कहें कि ये जो नेम है उनको इस टाइप से दिए गए। अब देखिए इसके अंदर किस प्रकार से हैं। तो यहां पर देखिए कि जो नेम दिया गया उसको देखिए D-हेक्सोज D-हेक्सो-6 फॉस्फेटेज ट्रांसफरेज, D-हेक्सो-6 फॉस्फो ट्रांसफरेज। देखिए यहां पर हम ये सारे ऊपर जो भी रूल लिखे हैं उन सभी को फॉलो करते हैं कि यहां पर जो भी है हेक्सोज शुगर पर यानी डी हेक्सोज शुगर पर रिएक्शन होगी। तो ये तो हुआ सबस्ट्रेट। इसके बाद यदि हम देखें 6 फॉस्फेट, तो यहां पर देखिए अगला पार्ट है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब रिएक्शन लिखी गई। देखिए ये तो हुआ सबस्ट्रेट, ये हुई रिएक्शन, दो पार्ट। इसके बाद हम कह रहे हैं कि अदर इंफॉर्मेशन, तो यहां पर देखिए फॉस्फेट फॉस्फो ट्रांसफरेज, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसका ट्रांसफर हुआ है। तो यहां पर देखिए कि जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका ट्रांसफर हुआ, लेकिन होता कहां पर है 6 नंबर पर। तो ये कुछ एक अदर इंफॉर्मेशन जैसे ये इंफॉर्मेशन भी हमें प्राप्त हुई। इसका मतलब एंजाइम डी शर्करा पर रिएक्शन कर रहा है जिससे एक फॉस्फेट ग्रुप 6 नंबर कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है। तो हमें इस तरीके से ये काफी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड होती है इस नाम से। तो ये तो हुआ सिस्टेमेटिक एंड कोडेड नेम। इसके बाद है रिकमेंडेड नेम। रिकमेंडेड नेम का मतलब है कि काफी एंजाइमों के नेम इस तरीके से देते हैं जो काफी बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं, उनको कोड के लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है रिकमेंडेड नेम कहा जाता है। तो एंजाइम का नाम यदि बड़ा हो जाए उसको शॉर्ट में लिखना ही रिकमेंडेड नेम है। इसके बाद देखिए अगला है कन्वेंशनल नेम। तो कन्वेंशनल जो नेम है इसका मतलब है कि जो एंजाइम पहले जो नेम दिए गए थे बिल्कुल वही रहेंगे, नो चेंज। न तो उसको सबस्ट्रेट के बेस पर देंगे, न उसको केमिकल रिएक्शन, न ही आईयूबी के अकॉर्डिंग, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। और इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से, जैसे पेप्सिन, पेप्सिन हुआ, रेनिन हुआ। इसके बाद यदि बात करें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इनके नेम आज भी वही है, पहले भी वही थे। तो इस प्रकार के जो एंजाइम है उनको कन्वेंशनल नेम कहा गया, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ये थे एंजाइम के नोमेनक्लेचर के जो अलग अलग मेथड थे। इसके बाद हम करते हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का क्लासिफिकेशन है।
तो एंजाइम की क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो एंजाइम जो है उनको 6 ग्रुप में डिवाइड किया, 6 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया। अब जो 6 ग्रुप हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम से रखे जाएंगे या उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से एंजाइम वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर देखिए फर्स्ट जो ग्रुप है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो इससे क्लियर हो जाता है कि एंजाइम जो है जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेशन, यदि हम बात करें ऑक्सीडेशन या फिर हम कहें रिडक्टेशन, इन रिएक्शन से रिलेटेड जो भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन दोनों रिएक्शन से रिलेटेड जो भी एंजाइम होंगे वो सभी इस कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यदि हम बात करें कि इसके साथ ही दोनों को एक साथ कहें कि रिडक्टेज जो रेडॉक्स जो रिएक्शन है, रेडॉक्स जो रिएक्शन होंगी उनसे रिलेटेड जो भी एंजाइम है वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। या फिर कहें कि जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड या H+ आयन से रिलेटेड या ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन होगी तो वो सभी के एंजाइम इस कैटेगरी के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। चाहे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे साइटोक्रोम सिस्टम से रिलेटेड एंजाइम, साइटोक्रोम सिस्टम में या ETS सिस्टम में जो भी एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो सभी इसी में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद सेकंड ग्रुप देखिए ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब देखिए इसकी एक रिएक्शन लिखता हूं, जैसे आपने ये लिखा A, इसके साथ में जैसे तो इसको लिखा AO, ऑक्सीजन है वो ऐड हुई, ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं जैसे A, इसके बाद जैसे AH2 रिडक्शन हुआ, तो ये सभी कैटेगरी इनके अंदर हो जाती है। अब ट्रांसफरेज का मतलब ये रहेगा कि एक ग्रुप का ट्रांसफर करना, जैसे ये देखें A, B एंड C, ये पार्ट हुआ, इसके साथ कोई रिएक्शन कर रहा है D मॉलिक्यूल, तो यहां से देखिए ये पार्ट इधर ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर जैसे इसको ट्रांसफर कर दें तो हम ये कहेंगे AC प्लस BD, इसका मतलब B का ट्रांसफर इस D पर हो गया। तो ऐसे एंजाइम रहते हैं ट्रांसफरेज, जैसे ATP से रिलेटेड जो रहते हैं, जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ATP जब भी रिएक्शन करेगा ATP तो इससे बन जाता है ADP, और एक जो इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट रहता है वो ऐड हो जाता है, तो एक फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सभी ट्रांसफरेज की कैटेगरी के अंदर आएंगे जो ATP से रिलेटेड है। इसके बाद अगला हम देखें हाइड्रोलेजेज एंड हाइड्रोजेज। देखिए ये जो एंजाइम है हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज एंजाइम जो है इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये जैसे A+B इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा बट H2O मॉलिक्यूल को यूज में लेगा, तो यहां पर एंजाइम हो जाएगा हाइड्रोलेजेज, यानी यहां पर H2O मॉलिक्यूल को यूज में लिया AH प्लस BOH, कि जब किसी मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो H2O मॉलिक्यूल को यूज में ले रहे हैं, तो वो हुए हाइड्रोलेजेज एंजाइम। यहां पर जो एंजाइम रहेगा वो हाइड्रोलेजेज रहेगा। इसका अपोजिट कि यदि हम ये कहें AH प्लस BOH, इनको जब ऐड किया जाता है तो H2O मॉलिक्यूल है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, और यहां पर AB ये ऐड हो गए, तो यहां पर H2O बाहर निकलता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजेज, जिसके अंदर H2O मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलते हैं। यानी ये कहें कि जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो जब ज्वाइंट होते हैं उस समय यदि H2O मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकल रहे हैं तो हम उसको कहेंगे हाइड्रोजेज।
यदि एक सिंगल मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तब उसमें H2O मॉलिक्यूल यूज में आता है, तब हम उस एंजाइम को कहेंगे हाइड्रोलेजेज की। इस मैकेनिज्म में जो एंजाइम रहेंगे वो हाइड्रोलेजेज कैटेगरी के होंगे। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आता है लाइजेज। यदि हम लाइजेज एंजाइम की बात करें तो यहां पर ये रहेगा कि ये भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, कि यहां पर ए और बी इनको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन ए प्लस बी और यहां पर हम ये कहें H2O मॉलिक्यूल का यूज नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तब उसे कहते हैं लाइजेज। इसके बाद लाइगेजेज, इसमें ठीक इससे अपोजिट है कि यदि हम ये कहें कि ए प्लस बी कन्वर्ट होते हैं ए बी में, लेकिन यहां पर H2O मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं निकलता है, ये होते हैं लाइगेज। अब देखिए इन एंजाइम्स को, जो ये 4 एंजाइम्स के जो ग्रुप है इनको, यहां पर हाइड्रोलेजेज एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है बट H2O मॉलिक्यूल को यूज में लेता है। यहां पर लाइजेज एंजाइम एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है लेकिन H2O मॉलिक्यूल को यूज में नहीं लेता है। इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये एंजाइम और ये एंजाइम है, ये क्या फंक्शन करेंगे, केवल H2O मॉलिक्यूल का डिफरेंस है। दोनों का फंक्शन है एक लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना। तो यहां पर तोड़ेंगे लेकिन ये H2O मॉलिक्यूल को यूज में लेकर, ये यूज में नहीं लेगा, डायरेक्टली ही तोड़ देता है। यहाँ पर जो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब हाइड्रोलेजेज के ही होते हैं, कि डाइजेशन में जो एंजाइम काम में आते हैं वो सारे इसी टाइप के हैं, फोटोसिंथेसिस में भी इसी टाइप के हैं। यदि हम बात करते हैं दूसरे जो है कि जैसे रेस्पिरेशन में भी इसी टाइप के हैं। यदि लाइजेज की बात करें तो जैसे एल्डोलेज एंजाइम होता है, तो एल्डोलेज एंजाइम में लाइजेज टाइप का होता है। तो इस तरीके के मिलते हैं। अब इसके बाद दूसरा देखिए ये पार्ट है, ये लाइगेजेज, और इसके साथ में हम इसकी कंपैरिजन करें हाइड्रोजेज। तो हाइड्रोजेज एंड लाइगेजेज एंजाइम भी सेम फंक्शन करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अटैच करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, बट इनके ज्वाइंट करने का पैटर्न जो है वो डिफरेंस है। हाइड्रोलेजेज जब दो मॉलिक्यूल्स को जब कंबाइंड करता है, जब उनको अटैच करता है, तब H2O मॉलिक्यूल होता है वो बाहर हो जाता है, H2O मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन लाइगेजेज एंजाइम जब मॉलिक्यूल्स को कंबाइंड करता है तब H2O मॉलिक्यूल्स है वो बाहर नहीं निकलते या हमें प्राप्त नहीं होते हैं, यानी ये विदाउट H2O मॉलिक्यूल को निकाले हुए ही रिएक्शन कर देता है। इसके बाद अगला ग्रुप आता है आइसोमरेज। ये आइसोमरेज ग्रुप के यदि बात करें तो इस ग्रुप में देखिए ए, बी, सी और डी, यानी ये मॉलिक्यूल हुआ ए, बी, सी एंड डी। ये मॉलिक्यूल आइसोमरेज की स्थिति में देखिए ए, इसके बाद हम ये कहें कि जैसे बी और डी और इधर आ जाए सी। ये नहीं तो कोई मॉलिक्यूल बाहर से इसके अंदर ऐड हुआ, नहीं इससे हम ये कहें कि एक्सटर्नल साइड के अंदर आउट हुआ कोई, केवल ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या कहें कि एटम्स होते हैं इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो ये जो रहते हैं कि इसके अंदर देखिए फर्स्ट में ए, बी, सी और डी, इस तरीके से भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जैसे ए, इसके बाद यदि हम बात करें जैसे सी, डी, बी इधर आ सकता है, मॉलिक्यूल वही है। तो इस तरीके के एंजाइम जो है, जो 6th नंबर के जो ग्रुप है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं न तो ऐड होते हैं न उनको बाहर निकाला जाता है, बल्कि मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ये कहें कि एंजाइम के जो है मेनली 6 जो ग्रुप बनाई गई, और ये जो ग्रुप है इनके देखिए जो भी इस तरीके की रिएक्शन होंगी उनके बाद में हम नोमेनक्लेचर और इनके ग्रुप के बेस पर नाम लिखते रहते हैं।
और जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लेसन के अंदर काफी ये एंजाइम है वो यूज में होंगे। तो हमें ये देखना है कि ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है या कहें कि जो है कोई पार्ट है वो ब्रेक डाउन हुआ है या कंबाइंड हुआ है, उससे CO2 ऐड हो रहा है या CO2 है वो बाहर निकल रहा है, या कहें कि H+ ऐड होते हैं या H+ बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि उन सभी के बेस पर जो रिएक्शन होंगी उन सभी को इन जो ग्रुप हैं इनके बेस पर या एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बेस पर हम उनके नाम देते रहेंगे। तो एंजाइम जो हैं उनके नेम होते हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये रहता है कि जो सबस्ट्रेट है रिएक्शन होती है या कहें कि इनके जो ये ग्रुप बनाए हुए हैं इनके बेस पर इनके नाम लिखे जाते हैं, जो आगे हमारे लेसन के अंदर आएंगे। अब देखिए इसके अंदर हमारी जो यूनिट थी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट थी, ये कहें कि इसके जो मार्क हैं वो 9 थे, 9 नंबर की यूनिट थी और ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके सभी जो पार्ट थे वो एक एक करते हुए हमने कंप्लीट किए हैं। तो ये यूनिट कंप्लीट, अब अगली यूनिट है उसको हम स्टार्ट करेंगे।